उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पौड़ी के गजट गांव में गुलदार ने पुजारी पर हमला कर दिया है। हमले में पुजारी की मौत हो गई है। मृतक के गांव के एक मंदिर में पूजा पाठ का काम पुजारी करते थे और सुबह के वक्त जब वो पूजा करके लौट रहे थे घर, तभी गुलदार ने उन पर अटैक कर दिया। गुलदार के बढ़ते आतंक को लेकर गाँव के लोगों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामले में डीएम पौड़ी ने कहा कि गुलदार को मारने के आदेश मिल गए हैं और इलाके में शूटर्स की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पे हमारा एक मंदिर है भगवती का, और जो जिनको बाघ ने पकड़ा है वो सुबह जो है रोजाना उनका दिया बत्ती करने का जो था कार्यक्रम रहता था। तो सुबह वो दिया बत्ती करके जब घर जा रहे थे तो अचानक से जो है बाघ ने उन पे हमला कर दिया और मंदिर से थोड़ी दूरी पे जो है उनकी अभी डेड बॉडी मिली है। ग्रामीणों से भी हम लोगों ने बातचीत करी, मृतक परिवार से भी मुलाकात करी और इसमें जो शूटिंग के आदेश थे वो भी हम लोगों ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से रिक्वेस्ट किया और वो भी हमें 1.5-2 घंटे के अंदर प्राप्त हो गया और शूटर्स की तैनाती भी वहाँ पे कर दी गई है। साथ में हमने सीबीओ और जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को चारा पत्ती वगैरह भी वहाँ पे यही भेजा है। रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अब दिन में भी गुलदार दिखाई दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग की रानीगढ़ पट्टी को जोड़ने वाली सड़क पर गुलदार घूमते हुए दिखाई दिए। इस दौरान एक कार सवार ने गुलदार का वीडियो बना लिया। कार सवार काफी देर तक गाड़ी का हॉर्न बजाता रहा, लेकिन गुलदार सड़क पर बेखौफ घूमता रहा। काफी देर बाद गुलदार सड़क से हटा और जंगल की तरफ चला गया। गुलदार की चहलकदमी से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। पहले गुलदार रात को दिखाई देते थे, लेकिन अब दिन में भी गुलदार रिहायशी इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार के शहीदवाला में सरकारी भूमि पर मजार बनाकर किया गया अतिक्रमण आखिरकार अतिक्रमणकारियों ने खुद ही तोड़ दिया। शहीदवाला निवासी नसीम बानो ने सरकारी भूमि पर मजार खड़ी कर अतिक्रमण किया था, जिस पर प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस भी दिया गया था। नोटिस मिलने के बाद नसीम बानो ने खुद ही मजार को हटा दिया। उत्तराखंड में वक्फ की 5000 से ज़्यादा संपत्ति है। इसमें से 75% संपत्ति आज तक पोर्टल पर रजिस्टर ही नहीं की गई। ऐसे में जब केंद्र की तरफ से दी गई डेडलाइन 24 घंटे बाद खत्म हो रही है, तो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों पर हक के लिए कार्रवाई की तैयारी में है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। वक्फ की जमीनों की जानकारी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके लिए उत्तराखंड के अधिकारियों को 15 दिन की दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वक्फ की संपत्तियों की डिटेल रजिस्टर करवा सकें। लेकिन उत्तराखंड में 75% संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 दिसंबर की डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि इन संपत्तियों के बारे में डिटेल दर्ज न करने वालों को नोटिस भेजने से लेकर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पिछले 2 वर्षों से इसका मामला चल रहा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है और एक्ट क्या लेके आएगा, उसके पहले अगर हम कोई कार्रवाई कर देते तो मुझे लगता है कि उसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था, क्योंकि हमें मालूम था पूरी सरकार वक्फ की बेहतरी के लिए, वक्फ के बेहतरी के लिए काम कर रही है और इसीलिए पूरी सरकार लगी थी। अब वो आया है ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ, क्योंकि कोरम पूरा नहीं था और लगातार हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कोरम पूरा हो तो आगे की कार्रवाई की जाए। अब कोरम पूरा हो जाएगा तो जो भी इंक्रोचर्स हैं या जो वक्फ के वहाँ कब्जेदार बैठे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि लोगों के पास ट्रिब्यूनल जाने का रास्ता है, लेकिन उत्तराखंड में ट्रिब्यूनल को लेकर अभी मामला अधर में है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड तहफूज कमेटी में सदस्य कहती है कि बीजेपी चाहती है कि वक्फ की सारी जमीनों पर हक कर ले, इसलिए फैसला लिया, क्योंकि इतने कम समय में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन संभव ही नहीं है। देखिए, ये एक्ट ही पहले बहुत गलत नीयत से बना था। उनकी इंटेंशन ही यही थी कि किसी भी तरीके से वक्फ की संपत्तियों को छीन लिया जाए, इसीलिए हमको 6 मंथ का टाइम दिया। 5 मंथ का कहूँगी मैं, तो उतना टाइम दिया गया हमको। और छीनने का जहाँ तक सवाल है, आपने एक्ट में प्रोविजन ही ऐसे रखे हुए हैं। प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में इनके रजिस्ट्रेशन को लेकर मुतलवियों का आगे न आना वक्फ बोर्ड के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है कि कैसे इन संपत्तियों पर अपना मालिकाना हक जताया जाए।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचे, जहां वो नोएडा के बीजेपी सांसद महेश शर्मा के घर पहुंचे और उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं पर सीएम धामी उत्तराखंड भवन भी गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिलापट अनावरण और स्मृति समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार आज हर क्षेत्र में विकास के काम कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का फोकस है। सीएम धामी ने कहा कि रुद्रपुर के ड्रेनेज सिस्टम के साथ ही कई और काम भी तेजी के साथ हो रहे हैं। आज हमारी सरकार के द्वारा राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनपद उधम सिंह नगर और रुद्रपुर क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हम अनेक यहाँ पर जो बाईपास रुद्रपुर बाईपास निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। रुद्रपुर, खटीमा, गदरपुर, जसपुर ये सब क्षेत्र को जोड़ने वाली अनेक सड़कों का विस्तारीकरण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से मानू नगर, गदरपुर से दिनेशपुर, मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग का काम भी प्रारंभ हो गया है। उसका भी सुदृढ़ीकरण करवा रहे हैं। पिछले दिनों इसका हम लोगों ने जो है इस कार्य को प्रारंभ किया था। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के लगातार बीजेपी पर किए जा रहे हमलों ने उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने भी तीखी जुबानी जंग शुरू कर दी है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में जब से नई टीम का गठन हुआ है, सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार अब सीमाएं लांघने लगा है। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति का दायित्व मिलने के बाद हरक सिंह ने बीजेपी नेताओं को टारगेट पे लिया हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी ऑफिस पहुंचे हरक के पारंपरिक प्रतिद्वंदी लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरक के बयानों का जवाब बेहद तल्ख शब्दों में दिया। देखिए, ये दुर्भाग्य कांग्रेस का है कि उनके पास हरक सिंह जैसे नेता हैं और इतनी हल्की बातें करने वाले और इतनी छोटी बातें करने वाले, जो गली कुची का कोई एक झिंगुर जैसी बातें करता है, तो मैं समझता हूँ उसी तरह से झंझनाट उनके मन में हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इस समय डिप्रेशन के शिकार हैं। जिस तरह से कांग्रेस उनको साइड लगाया है, जिस तरह से वहाँ गोदियाल का कद बढ़ा है, तो उससे उनको लगता है कि वो भिन्नाए हुए हैं और उसकी खुन्नस जो है वो भाजपा को गाली देके कर रहे हैं। 2022 में लैंसडाउन सीट पर दिलीप रावत के खिलाफ कांग्रेस से हरक सिंह रावत की बहू मैदान में थी। यानी दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव नया नहीं है, अदावत पुरानी है। हालांकि हरक ने ये कहकर बात टाल दी कि जिसका घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब देखिए, मैं दिलीप रावत, अब वो तो दिलीप रावत से पूछो आप। जिसका घर खुद जो है ना कांच का होता है, जिसका घर खुद कांच का होता है, उसको दूसरे का घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए। साफ है, विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन उसकी तपिश में उत्तराखंड की सियासत अभी से झुलसने लगी है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और तेज होगा। अंजाम क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। और इसी साल उत्तरकाशी जिले के धराली में आई भीषण आपदा के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी लौटने लग गई है पटरी पर। ऐसे में सर्दियों के इस मौसम में धराली के मुद्दे पर राजनीति गर्म है। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने धराली को लेकर एक सेमिनार ने डिजास्टर मैनेजमेंट पर बोला तो कांग्रेस ने उसे हाथों हाथ लपक लिया। इधर कर्नल अजय कोठियाल ने कांग्रेस पर वार किया है। उनका कहना है कि जब आपदा आई तब कांग्रेस नदारद थी और अब अचानक से उसे धराली की याद आ रही है। कांग्रेस भी कर्नल कोठियाल के बदले हुए रूप से काफी हैरान है।
मैंने सुना है अब कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने धराली जा रही है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि धराली के बारे में तुम अभी तक कहां गायब थे? कांग्रेस को धराली की इतनी चिंता थी तो इसकी चिंता मेरे विचारों के बाद ही क्यों प्रकट हुई? कांग्रेस को जनता के दुख दर्द से अपनी राजनीतिक चमकाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। अगर कांग्रेस इतनी ही चिंतित हो रही है तो धराली जाने की जगह मेरे से डिबेट करे। पार्टी के लोगों को, सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि जब आपदा आई उस समय वहां जाने की परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद भी कांग्रेस वहीं थी और हमारे अध्यक्ष जो उस समय करण मेहरा जी पैदल चलकर वहां गए, वो उस दिन भी वहां थे और आज भी यहां हैं। कर्नल साहब, आपकी प्रतिष्ठा है और मुझे खुशी होती है, आप भले दूसरी पार्टी में, लेकिन मुझे खुशी होती है कि आपकी प्रतिष्ठा है और वो प्रतिष्ठा आगे बढ़े। लेकिन उस प्रतिष्ठा को आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अगर एक बात कहता है तो उस बात पर खड़ा रहे। 6 दिसंबर को होने वाली पीसीएस लोअर की मेंस परीक्षा पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाते हुए लोक सेवा आयोग को मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करने का आदेश दिया। मामला मई 2025 में हुई प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा है। इस परीक्षा में 70 नंबर पर एक सवाल पूछा गया था जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स से संबंधित था। आयोग ने इसका सही उत्तर फूड सेफ्टी बताया है। कुलदीप कुमार राठी समेत अन्य अभ्यर्थियों ने इस सवाल पर सहित 4 सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 4 में से एक सवाल को गलत माना है और आदेश दिया है कि इस सवाल को हटाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। नई मेरिट लिस्ट के आधार पर ही मेंस परीक्षा कराई जाएगी। एक क्वेश्चन में कोर्ट का इंटेलिजेंस आया और कोर्ट ने कहा कि वो क्वेश्चन डिलीट होने लायक है और जो मेंस एग्जामिनेशन उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का 6 दिसंबर से होना था, उस एग्जामिनेशन को कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है और जो है कमीशन को आदेश दिया है कि एक नई मेरिट ड्रॉ करेंगे उस बेसिस के ऊपर कि ये क्वेश्चन गलत है और उतने जो नए बच्चे होंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। देहरादून में वकीलों की हड़ताल को अब 24 दिन पूरे हो गए। चेंबर निर्माण की मांग को लेकर वकील कोर्ट में कामकाज पूरी तरीके से ठप किए हुए हैं। इसका सीधा असर सरकार की आय पर भी पड़ रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बार एसोसिएशन देहरादून और स्टैंप वेंडरों की संयुक्त हड़ताल से स्टैंप ड्यूटी की वसूली शून्य हो गई है। देहरादून में करीब 150 रजिस्टर्ड स्टैंप विक्रेता हैं जिनकी हड़ताल से सरकार को प्रतिदिन 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कई कामकाज भी प्रभावित होने लगे हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास पर डे का रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है मेरे हिसाब से। एक्चुअल नहीं है बट ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से इतना पर डे का गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है। पिछले 24 दिनों की हड़ताल में सरकार को सिर्फ स्टैंप ड्यूटी से 200 से 240 करोड़ रुपए तक का अनुमानित नुकसान हो चुका है। वहीं वकीलों का कहना है कि अदालतों में काम बंद होने से राजस्व और अन्य माध्यमों से सरकार को करीब 500 करोड़ का अतिरिक्त घाटा भी हुआ है। रेवेन्यू का नुकसान बहुत ज़्यादा है। आप मानिए अगर सिर्फ रेवेन्यू है या जेल से जिस तरह से कैदी आ रहे हैं या और जो चीज़ें हैं, कुल मिला के इस हड़ताल से मैं कहूँगा कि 50 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान सरकार को है। इसमें रेवेन्यू भी आता है, इसमें कोर्ट फीस भी आती है, इसमें जो सरकारी तंत्र है वो भी आता है, जो सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह है वो भी आती है, क्योंकि वकीलों के बगैर कचहरी में कोई भी काम नहीं हो सकता है। वकील साहब कहते हैं कि जब तक चैम्बर निर्माण पर ठोस फैसला नहीं होता हड़ताल जारी रहेगी। कोर्ट में ठप पड़े कामकाज से नुकसान आगे भी बढ़ता रहेगा। सत्येंद्र बड़तवाल, न्यूज 18, देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में सिडगुल थाना पुलिस ने 12 कालनेमी पकड़ लिए हैं और ये सभी ढोंगी बाबा लखनऊ से तंत्र मंत्र जादू टोने के नाम पर ठगी करके उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। देहरादून में पुलिस ने कछुआ तस्करी करने वाले दंपति को गिरफ्तार किया। 14 छोटे बड़े कछुए भी पकड़ लिए हैं। रुड़की के ग्रामीण क्षेत्रों में ओवरलोड वाहन हादसों को न्योता दे रहे हैं। पुलिस चेकिंग अभियान चलाने की बात कह रही है।
उत्तरकाशी के भटवाड़ी गांव में भालू दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की। जोशीमठ के लांजी पोखनी गांव के ग्रामीण इन दिनों जंगली भालुओं के आतंक के साथ साथ गुलदार की दहशत की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के देवखड़ी नाले में अवैध निर्माण का पूरा ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने 3 पानी के काठ गोदाम तक अतिक्रमण का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने को कहा है। अल्मोड़ा नगर निगम ने डिजिटल माध्यम से टैक्स वसूली, पार्किंग और यूजर्स चार्ज लेने का फैसला लिया है, जिसके लिए QR कोड जारी किया जा रहा है। चंपावत में रिवर्स पलायन को लेकर राज्य पलायन आयोग ने एक मीटिंग की है। इसमें आयोग के उपाध्यक्ष ने गांवों में रोजगार के साधनों को विकसित करने की बात कही। रुद्रप्रयाग के डीएम ने जवाड़ी गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सड़क में हो रहे धंसाव से गांव को खतरा बढ़ने की शिकायत की है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पर्यटन जोनों में पर्यटकों को जानकारी देने के लिए नेचर गाइड रखे गए हैं। इन गाइड्स का रिफ्रेश कोर्स भी कॉर्बेट प्रशासन द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। राज्य में प्री SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले हर मतदाता तक पहुंच बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस चरण में प्रत्येक मतदाता तक पहुंच बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि जब SIR शुरू हो मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे सभी बूथों पर अपने बूथ लेवल एजेंट तैनात कर लें ताकि वो BLO के साथ मिलकर वोटर लिस्ट का काम कर सकें। उन्होंने बताया कि 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर वर्तमान सूची की मैपिंग शुरू कर दी गई है। अभी हमारे जो BLOs होंगे, जो हमारे 11,733 बूथ अभी हमने जनपदों में चिन्हित किया हुआ है। SIR प्रारंभ करने से पहले हमारे जो BLOs होंगे, सभी BLOs हमारे जो निर्वाचक नामावलियां हैं 2003 की और 2025 की, इसके आधार पर सभी मतदाताओं का जो है उनका मिलान करेंगे। जिनका 2025 में नाम होगा और उसमें से जिन मतदाताओं का 2003 की सूची में नाम होगा उसका चिन्हीकरण किया जाएगा। ये डेस्कटॉप मतलब टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। और चमोली में पूरे विधि विधान के साथ लाटू देवता मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। 6 महीने के लिए बंद माता नंदा देवी के धर्म भाई लाटू देवता के मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। इस पावन अवसर पर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने जयकारों और पूजा अर्चना के साथ कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। परंपरा के अनुसार अब बैसाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ही धार्मिक विधि विधान और विशेष पूजा अर्चना के बाद कपाट फिर से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिन पूर्व इगास पर्व और उनका गढ़वाली भाषा में संबोधन काफी वायरल हुआ था। वहीं उनका एक नया वीडियो भी सामने आया। इसमें वो शिव भजन गा रहे हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। साथ ही भारी संख्या में मौजूद लोग भी उनके साथ भजन गुनगुना रहे हैं। ये वीडियो पंच केदारों की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर का है। आज यहाँ और शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हुआ तो उसी वक्त डीएम रुद्रप्रयाग ने भजन गुनगुनाया जो जबरदस्त वायरल हो रहा है।